जैसे ही अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली, उसी के तत्काल बाद जिस तरीके से प्रदेश में गुंडई, अराजकता, ज़मीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर अत्याचार, कांवड़ यात्रा पर रोक, सनातन परंपराओं पर हमले, ये विरासत में जो मिली उन्हें सत्ता, वो उसको न तो बचा पाए। एक बार तो लाभ सहानुभूति का मिल सकता है, बार बार नहीं। पिछला जो उपचुनाव हुआ आदरणीय मुलायम सिंह यादव के निधन के फलस्वरूप, उस चुनाव में भी डिम्पल जी को उस समय चूंकि सारे दलों के लोगों ने सारी राजनीतिक दीवारों को तोड़ करके किया था। सहानुभूति का लाभ एक बार मिल सकता है, श्रद्धांजलि का लाभ एक बार मिल सकता है। सांसद बनने के बाद डिम्पल जी की न तो जिले में कहीं उपस्थिति हुई, इसलिए उनके ही कार्यकर्ता आज इनके साथ देने को तैयार नहीं है। इस बार समाजवादी पार्टी का तिलिस्म टूटेगा। पोलिंग वाले दिन एक उन्हीं की बिरादरी की पोलिंग जिस पर आप चर्चा करें, यादव बिरादरी, वहाँ गए, उन्होंने पूरी डंपिंग का प्रयास किया। उन्हीं के समाज के लोगों ने बहुत मारा, सब थोड़ा बिगाड़ दिया, पिटे भी और चुनाव भी आ रहे। जयवीर सिंह को विधायक बनाया, आज प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में पार्टी की कृपा से काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त लोकसभा चुनावों का मौसम है, तमाम पार्टियां इसी जद्दोजहद में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से ये चुनाव जीत करके वो केंद्र में सरकार बना सके। ऐसे में अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश की सीटों पर निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा न सिर्फ राज्य है बल्कि 80 सीटें यहाँ पर है और 80 सीटों में से मैनपुरी सीट भी काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट रही है। ऐसे में हमेशा से ही यहां पर देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। मुलायम सिंह यादव जो कि राज्य के सीएम भी रह चुके हैं और बकायदा उन्होंने केंद्र में मंत्री पद भी संभाला है, वो लगातार यहां से जीतते आए हैं। उनके निधन के बाद जब ये सीट खाली होती है तो यहां पर अखिलेश यादव की पत्नी और उनकी बहू डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। हालांकि उस वक्त कहा यह गया था कि मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो एक माहौल था वो ऑलरेडी डिम्पल यादव के फेवर में बना हुआ था। ऐसे में उनकी जीत हो गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने एक पूरी तरीके से यहां पर ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का ये जो गढ़ है उसे भेद किया जा सकता है इस प्रत्याशी के माध्यम से। आपको बता दें, दरअसल योगी सरकार में मंत्री और इसी के साथ ही मैनपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं और जयवीर ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ है। इन्हें ही बीजेपी ने अपने चुनावी मैदान में उतारा है। जयवीर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किस तरीके स्वागत है आपका मैनपुरी की ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि हमेशा से ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। किस तरीके से इस चुनौती को देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण देखने की। पहले ये कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 2012 में प्रदेश की जनता ने आदरणीय मुलायम सिंह जी को प्रदेश में सरकार बनाने का जनादेश दिया था। उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने अपनी स्थापित करते हुए बेटे को उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंपने का काम किया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाने का काम किया। एक मौका था, प्रदेश के लोगों ने अपेक्षा की थी और बड़ा आशा पाली थी कि ये नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो प्रदेश का कुछ अलग से कुछ नया उपलब्धि देंगे। प्रदेश के युवा, महिला, गरीब, किसान के कल्याण की योजनाएं होंगी। काफ़ी प्रदेश का चेहरा मोहरा बदलने का काम अखिलेश जी करेंगे। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जैसे ही अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली, उसी के तत्काल बाद जिस तरीके से प्रदेश में गुंडई, अराजकता, ज़मीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर अत्याचार, कांवड़ यात्रा पर रोक, सनातन परंपराओं पर हमले, एक धर्म विशेष को लुभाने के लिए तुष्टीकरण की नीति, यह सब इस तरह ज़बरदस्त फैला कि परिणाम ये हुआ कि 2017 में उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की जनता ने अपदस्थ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनने का सपना साकार हुआ। ये विरासत में जो मिली उन्हें सत्ता, या विरासत की राजनीतिक जो उत्तराधिकार मिला आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का, वो उसको न तो बचा पाए उत्तराधिकार, अपने जो दायित्व का निर्वहन इस तरह का हुआ कि इनकी छवि खराब हुई। और उसके बाद आप देख रही होंगी, चाहे 17 का चुनाव हो,
उससे पहले 14 में इन्हीं के कार्यकाल में लोकसभा का चुनाव हुआ हो, 17 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हुआ हो, पुनः पार्लियामेंट का चुनाव रहा और 19 वाला या 22 में पुनः उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में पुनः दूसरी बार योगी जी को प्रदेश की जनता ने बागडोर सौंपने का काम इसलिए करा कि आज प्रदेश की जनता को आदरणीय अखिलेश जी के 2012 से 17 के कार्यकाल की वो क्रूर यादें आज भी ताज़ा हैं। कोई भी उनको आज पसंद नहीं करता है। अब मुलायम सिंह जी का उत्तराधिकार या सहानुभूति या जो भी उनकी पार्टी का है वो एक बार तो लाभ सहानुभूति का मिल सकता है, बार बार नहीं। अब तो इनको अपने कर्मों से अपने क्षमता के आधार पर ही लोगों का दिल जीतने का काम करना पड़ेगा। अच्छा, यही स्थिति मैनपुरी की है। मैनपुरी में 2000 अभी पिछला जो उपचुनाव हुआ आदरणीय मुलायम सिंह यादव के निधन के फलस्वरूप, उस चुनाव में भी डिम्पल जी को उस समय चूँकि सारे दलों के लोगों ने सिर्फ ही उनके घर जाकर के सहानुभूति दर्शाने का काम, श्रद्धांजलि देने का काम सारी राजनीतिक दीवारों को तोड़ करके किया था। लोगों को उसी जब तक मुलायम सिंह यादव की अंत्येष्टि स्थल की राख ठंडी नहीं हुई थी तब तक चुनाव डिक्लेयर हो गया था तत्काल। लोगों को लगा कि सारे दल जब सहानुभूति दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो श्रद्धांजलि बतौर आदरणीय डिम्पल जी को मैनपुरी की जनता ने प्रचंड बहुमत से सांसद चुनने का काम कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद सहानुभूति का लाभ एक बार मिल सकता है, श्रद्धांजलि का लाभ एक बार मिल सकता है। उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति को अपने उपलब्धियों के आधार पर, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर ही आगे जनता उसको आकलन करने का काम करती है। सांसद बनने के बाद डिम्पल जी की न तो जिले में कहीं उपस्थिति हुई, न लोकसभा के लिए एक भी योजना भारत सरकार, प्रदेश सरकार की किसी योजना को यहाँ देने का काम किया। चलिए, सांसद निधि का अता पता नहीं, लोग कहते हैं, हम तो पूछते हैं कहाँ उपयोग हुई, कुछ पता नहीं। चलिए, ये सब चीज़ छोड़ दीजिएगा। कम से कम लोगों के बीच में लोगों का मिलना जुलना, लोग कार्यकर्ताओं के सुख दुख में, भले ही वो आम जनता को नहीं करती, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के ही सुख दुख में दिखाई पड़ती। कहीं भी इस अवधि में सांसद चुनने के बाद से दोबारा प्रत्याशी बनने तक की बीच की अवधि में कभी भी डिम्पल जी ने मैनपुरी में कोई काम नहीं किया, कोई लोगों के सुख दुख में खड़ी नहीं हुई। इसलिए उनके ही कार्यकर्ता आज इनके साथ देने को तैयार नहीं है। और उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी के लोग हों वो भी आज उत्साहित नहीं है, निराशा भाव से घर पे बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन लोगों ने, जिन मतदाताओं ने इनको चुन के भेजा था वो भी अब आज असंतुष्ट होकर के, और साथ ही साथ योगी जी और मोदी जी की उपलब्धियों के आधार पर सारे लोग प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करने का काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम होगा कि इस बार समाजवादी पार्टी का तिलिस्म टूटेगा। बार बार मुलायम सिंह यादव के नाम पर कब तक ये चलता रहेगा? अब चलने वाला नहीं है। तिलिस्म टूटेगा, इस बार कमल खिलेगा और भगवा लहराएगा। अच्छा, अगर हम देखें मैनपुरी की बात करें तो इसे यादव लैंड के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे 35% से ज़्यादा आबादी सिर्फ और सिर्फ यादव की है। इसी वजह से बार बार इस तरीके का काट खेला जाता है। डिम्पल यादव खुद वो इसी समाज से आती हैं। इसी के साथ ही बीएसपी ने एक बार फिर से अपना कैंडिडेट बदल करके शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतार दिया। आपको लगता है कि इस तरीके से कैंडिडेट बदलना या फिर यादव का जो कार्ड खेला जा रहा है वो मैनपुरी की जनता को प्रभावित कर पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से आज मैनपुरी का जो कार्यकर्ता, इनसे जो आम मतदाता इनसे नाराज है, वो किसी समाज का हो, भले ही वो यादव हो, आज समाजवादी पार्टी से संतुष्ट नहीं है। उनके कार्यों से, उनकी नीतियों रीतियों से अखिलेश जी की, अब मुलायम सिंह का नाम खत्म, विलोपित इसलिए कर दीजिए कि वो उनके कार्यकाल का लाभ एक बार इनको मिल चुका है, चाहे अखिलेश जी को या डिम्पल जी को। अब इनके अपने गुणवत्ता के आधार पर, कार्यों के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर निर्णय होगा। हम समझते हैं कि यादव बड़ी तादाद में आज इनसे संतुष्ट नहीं है। अब उसका मुझे जो लगता है कि इस बार जो बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी दिया है वो घोसी यादव समाज का है। दो खास रूप से यादवों में वंश हैं, घोसी और कमरिया। सैफई वाले मुलायम सिंह जी कमरिया से हैं, और जो बीएसपी ने प्रत्याशी दिया है पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव को, वो घोसी है। दोनों की खुली एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं कि 70% घोसी है, 30% कमरिया है, तो 70% मेरा है। उस खानदान के आधार पर वो जो हमको सुनने में, देखने में आ रहे हैं, नामांकन के बाद उसी आधार पर वो मजबूती से अपने समाज के वोट, घोसी वोट अपनी ओर आकर्षित करने के लिए
पूरी तरह वो लगे हुए हैं। कितना विभाजन हो वो विषय अलग है, लेकिन सीधे सीधे चूँकि जयवीर सिंह ने काम किए लंबे समय से 2002 से 7 तक, 7 से 12 तक हम एमएलए भी रहे हैं गिरोड़ से, इसी मैनपुरी के, जहाँ से आज अखिलेश जी बदले हुए नाम से करेल से एमएलए हैं। ये मेरा ही विधानसभा का पार्ट है, जहाँ से 2 बार मैं एमएलए रहा हूँ। अभी मैं वर्तमान में मैनपुरी सदर से एमएलए हूँ, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। हम लोगों ने मैनपुरी के विकास के काम किए हैं। पूरे जनपद मैनपुरी में पर्यटन विभाग की खास रूप से जो विकास की गंगा बहाई है, लगभग 170 करोड़ 170 करोड़ रुपया एक वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने मैनपुरी के पर्यटन विकास के लिए, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को संवर्धित करने के लिए स्वीकृति नहीं किया, बल्कि वो धरातल पे तो उतर गए या काम चालू है। तो उससे लोग प्रभावित होकर के आप ताज्जुब करेंगे कि यादव ही नहीं, यादव मुस्लिम सुबह आप देख रहे हैं कितने दाढ़ी वाले खड़े थे, मुस्लिम भी हमारे साथ हैं। किसी वर्ग भेद के बिना, किसी जाति भेदभाव के बिना आज हर वर्ग धर्म के लोग जयवीर सिंह के साथ खड़े होकर के हमें मजबूती दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बार इसी का परिणाम होगा कि आदरणीय योगी जी मोदी जी की नीतियाँ और कार्य, और नीचे जयवीर सिंह की विश्वसनीयता और विकास के कार्य, इसके आधार पर निश्चित रूप से इस बार मैनपुरी, जिसको समाजवादी पार्टी हमारा किला कहती है, ये किला ढहेगा और कमल खिलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कमल खिलेगा, जनता विकास के मुद्दों पर इस बार वोट करेगी, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर से साथ आ चुकी है। आपको लगता है यूपी में कुछ खास कमाल होगा? क्योंकि लास्ट टाइम ये कमाल देखने को नहीं मिला था, और अखिलेश यादव पहले चरण के चुनावों को लेकर के जो मतदान हुए हैं उनको लेकर के ये कह रहे हैं कि जो पूरब से हवा बही है वो परिणाम दर्शा रहा है कि बीजेपी इस बार साफ होती नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें भी 2022 में अखिलेश जी ने न सिर्फ जीत की अपना दावा किया था, बल्कि उनको लगा था कि हम जीत चुके हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट लोगों को मिलना बाकी है। अपनी सरकार के चीफ सेक्रेटरी लेके जिलों के कलेक्टरों तक की होमवर्क कर लिया था। परिणाम क्या हुआ? 108 सीट पर सिमटने का काम हुआ था। बचपने की बातें करते हैं, हल्की बात करते हैं और गंभीरता नहीं है। आज जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है उसमें भी हम लोग 8 की 8 सीटें जीतने जा रहे हैं। आगे भी हम लोग 80 की 80 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं। अगर कहीं लड़ाई है तो 2-3 सीट पे है, 2-3 सीट पर भी हम लोग अंतोगत्ता चुनाव जीतेंगे। प्रदेश में तो क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, ऐसा हमें लगता है। और साथ ही साथ आज जिस प्रकार से अखिलेश जी का कार्यकर्ता पर गुंडई अपराध कराने का जो श्राप लगा हुआ है, एक उन पर एक ठप्पा लगा हुआ है, उससे जनता आज भी भयभीत है और इनको किसी कीमत पे प्रदर्शित नहीं करती है। जहाँ तक दो राहुल गांधी जी की और अपने अखिलेश जी की जोड़ी का सवाल है, ये जोड़ी पहले भी पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, सब लोग देख चुके हैं, और इस बार भी पूरी तरह फ्लॉप होने का काम हो रहा है। अच्छा, डिम्पल जी जब नामांकन करने यहाँ पे आई थी तो उनके साथ तमाम लोग मौजूद थे, फिर चाहे उनके चाचा हो, उनके पति हो, लेकिन अब जब चुनावी प्रचार हो रहा है तो देखने को मिल रहा है कि उनकी बेटी भी बाकायदा चुनावी मोर्चा संभाले हुए नजर आ रही है, मंच पर वो प्रचार करती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से प्रचार करने को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जो लगता है कि अभी आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में तमाम ऐसे इनके समाज के इनके नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाने का काम किया है। उनको भी आशा और उम्मीद हर जो वर्कर होता है और बड़ा ज़मीन पर काम करने वाला नेता होता है, उनको अपेक्षा होती है कि उन्हें भी कहीं अवसर मिलेगा सांसद बनने का, विधायक बनने का, और वो उम्मीद करते हैं कि हमारी पार्टी भाई चिंता करेगी। लेकिन इस बार जिस तरीके से पूरे प्रदेश के यादव समाज को भी इन्होंने निराश करते हुए सिर्फ और सिर्फ सारी सीटों पर यादवों को जितनी टिकट थी अपने परिवार में ही मिल बैठ के बांटने का काम कर लिया है। इससे इनके पार्टी में भी आंतरिक कलह है। इनके जो संस्थापक नेता जो समाजवादी पार्टी के गठन से लेके नेताजी के पूरे कार्यकाल में, नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव, उनके नेताजी कहते हैं, वहाँ के उनसे लेके आज तक वर्तमान तक अखिलेश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने काम किया, जो मजबूत दावेदार थे वो भी किनारे कर दिए गए। और इसी वजह से इनके ही लोगों ने बार बार नारा दे रहा है, मैनपुरी में खुद देखेंगी कि ये पीडीए जो अखिलेश बार बार कहते हैं वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई बन के रह गई है। सीधा परिभाषित है, पी से परिवार, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी ऑफ सैफई, या दूसरा कह सकते हैं परिवार डेवलपमेंट अलायंस, जो केवल सैफई तक सीमित है। इसके बाहर किसी भी यादव को भी राजनीतिक रूप से कोई जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है।
अच्छा, आपको लगता है कि खैर यूपी में आपने बोला कि दोनों लड़कों की जोड़ी जो है, जो फिल्म है इस बार भी फ्लॉप हो चुकी है। अगर हम देश भर में बात करें तो इंडिया अलायंस एक साथ नज़र आ रही है, इस पे क्या कहेंगे? क्या एनडीए टक्कर दे पाएगी? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार सीटों का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, क्या ये सीटें अचीव हो पाएगी इस बार? देखिए, एक चीज़ साफ है, पूरा देश में आज बहस केवल इस बात की है कि हम कह रहे हैं, एनडीए गठबंधन कह रहा है कि हम एनडीए गठबंधन 400 सीटें देश में पार करेंगे। इंडी गठबंधन जो विपक्ष का है वो कह रहा है कि हम 400 पार नहीं करने देंगे। लेकिन 272 पर बहुमत मिलना है, 543 कुल सीटें हैं पार्लियामेंट की, तो जिसको भी 272 सीट अचीव हो जाएंगी वो अपनी सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनाने का काम कर देगा। तो इसलिए कोई भी विपक्ष का नेता ये कहने को तैयार नहीं है कि तीसरी बार आदरणीय मोदी जी पीएम नहीं बन रहे हैं। साफ है, आम जनता भी स्वीकार कर रही है कि आदरणीय मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है और प्रचंड बहुमत से बनना तय है। अब केवल इतना ही सा तो मामला है कि हम 400 पार करेंगे या 400 से नीचे रहेंगे, सरकार में कोई शंका नहीं है। हम 400 पार करने के लिए पूरी मजबूती से लगे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस बार 400 पार करके आदरणीय मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये शंका किसी को भी पूरे देश में नहीं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो आम नागरिक हो, कि योगी जी पीएम नहीं बन रहे हैं। साफ है कि हमारे मोदी जी पीएम बन रहे हैं, प्रचंड बहुमत से बन रहे हैं। केवल इतना था विवाद, चुनाव परिणाम बता देगा कि 400 पार होंगे या 400 से नीचे होंगे, लेकिन बहुमत 272 पे है। अच्छा, ये बार बार आरोप लगते जा रहे हैं बीजेपी पर, और कई सारे नेता, इसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार सीटें इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान ही बदलना चाहते हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी आस्था निष्ठा भारत के बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान के प्रति पूरी निष्ठा है, आगे भी रहेगी। लेकिन हम भ्रष्टाचार पे भ्रम लगाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं, चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा आदमी उसमें संलिप्त हो। राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकेंगे, हम देश की सीमा को सुरक्षित करेंगे, हम समान नागरिक संहिता को भी लागू करेंगे। जो जो हमारे एजेंडे के बिंदु हैं, जो हमारे संकल्प पत्र में हैं, हमने पहले भी जितना संकल्प पत्र जारी किए थे आप उठा के देख लीजिए, उनको लागू करने का पूरा प्रयास किया है। और आगे भी जो हमारे संकल्प हैं पार्टी के घोषणा पत्र में, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी संकल्पबद्ध है, उसमें पीछे हटने वाली नहीं है। आपने यहाँ पे भ्रष्टाचार का जिक्र किया है, और इस समय देश में कई ऐसे बड़े नेता हैं, इवन एक मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल, जो कि इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। हेमंत सोरेन भी बड़ा नाम है, वो भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो लोग इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, आरोप भ्रष्टाचार का है। लेकिन उनका कहना है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, ईडी हो या फिर सीबीआई हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के इशारे में काम करती हो, और इसी वजह से बेफर्जी का जो आरोप है, बेबुनियादी आरोप, वो लगा करके उन्हें सलाखों के पीछे रखा गया है। क्या कहेंगे इस पे, कितनी सच्चाई है? देखिए, एक चीज़ अब साफ हो गई कि चाहे केजरीवाल जी हों या अन्य नेता जो भ्रष्टाचार में आप पार्टी के विभिन्न पार्टियों को जेल में बंद हैं, उन सब के मामले में सुनवाई न्यायालय कर चुका। न्यायालय की टिप्पणियां साफ आ गई कि इन लोगों के खिलाफ प्रभावी और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर ही ईडी ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है, इसलिए इनको कोई राहत नहीं दी जा सकती। उससे साफ हो गया कि न्यायालय भी भारतीय जनता पार्टी के अधीन है क्या, स्वतंत्र एजेंसी हैं। वैसे भी ईडी हो सीबीआई हो, जो भी जांच एजेंसियां हैं, वो संवैधानिक रूप से स्वतंत्र एजेंसियां हैं, अपना स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर जो भी विवेचना में आता है उसी के मुताबिक कार्रवाई होती है। तमाम मामले दर्ज होते हैं जिनमें साक्ष्य कमजोर होते हैं या नहीं पाए जाते हैं, और उनमें राहत भी मिलती है। लेकिन जहाँ तथ्य और साक्ष्य मजबूत पाए जाते हैं वहाँ प्रभावी कार्रवाई होती है। तो अब तक जो भी नेता जेल में हैं, चाहे वो केजरीवाल जी हो या सोरेन जी हो, इन सब के साथ मजबूत साक्ष्य पाए गए हैं, न्यायालय में प्रस्तुत हुए हैं। वही कारण है कि न्यायालय ने भी उन साक्ष्यों को सही और ठोस आधार मानते हुए इनको राहत नहीं दी और जमानत भी नहीं दी है। 1986 से ही ये जो मैनपुरी का एरिया रहा है वो शुरू से ही समाजवादी पार्टी के पास रहा है। मुलायम सिंह यादव खुद यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे थे, अब अखिलेश यादव भी वो भी मुख्यमंत्री रहे, यानी कि सरकार बनी रही। लेकिन क्या आपको लगता है जिस हिसाब से सरकार रही थी राज्य में, उस हिसाब से मैनपुरी का डेवलपमेंट हुआ है? आप तो बहुत दिनों से हैं, आपने नज़र खुद ही की, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखिएगा, फील्ड में जाइए, देखिएगा। अभी जिस तरीके का विकास आपको दिखाई पड़ेगा, अभी जो हम लोगों ने 170 करोड़ की बात कर रहे थे, उसमें 37 बीघे ज़मीन में
बिल्कुल सीडीओ कार्यालय के बराबर जब जाइए, काम चल रहा है वहाँ। 37 बीघे ज़मीन में मैनपुरी का इतिहास, हमारा ऋषियों का, मुनियों का, तपस्वियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे महाराजा तेज सिंह जी का, और जितने भी हमारे यहाँ मैनपुरी के चाहे वो राष्ट्रभक्त रहे हों, स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, ऋषि मुनि रहे हों, उन सबका इतिहास डिजिटली सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा म्यूजियम बनवाने का काम चल रहा है। और आगरा में भी इतना बड़ा नहीं है, 1000 की कैपेसिटी का एयर कंडीशन ऑडिटोरियम उसके साथ है। कई और हमारी टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर की योजना उसके साथ जुड़ी है। 64 करोड़ रुपये प्रीमिलरी उसका एस्टीमेट अभी स्वीकृत हुआ है, जिस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है वो परियोजना 100 करोड़ तक जाएगी। ये 1 साल की उपलब्धि है मेरे विभाग की। और 760 करोड़ रुपए की लागत से मैनपुरी का बाईपास 22 किलोमीटर लंबा हमारा बहुत जल्दी ज़मीन पर उतर के शुरुआत उसकी होने वाली है। ये भी सब लोगों की उपलब्धि 1 साल की है। मैनपुरी के अभी आप जाइए, पूरा मैनपुरी का नक्शा बदल गया है। हर चौराहे पे हर महापुरुष की, हर समाज के महापुरुष की आपको मूर्तियाँ स्थापित दिखाई पड़ेंगी। शुरू में घुसेंगे महाराजा सिंधिया जी, महाराणा प्रताप जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अहिल्याबाई होलकर, अवंतीबाई लोधी, हर समाज की, महर्षि कश्यप, बाबा साहब, कोई भी समाज नहीं बचा जिसकी मूर्तियाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, ये श्रद्धा का केंद्र डेवलप किया है। और यही कारण था जिसको आप गढ़ कह रही हैं, उस पर भी मैं चर्चा कर दूं कि मैनपुरी भी नए परिसीमन के बाद इनका गढ़ था, जहाँ से पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए भेजा। गढ़ ध्वस्त हुआ है। इनका जो लगातार चुनाव हुआ, एक अपराधी प्रवृत्ति का विधायक था जिसका बड़ा आतंक था यहाँ, उसको मैनपुरी की जनता ने न सिर्फ हराया, बल्कि ये लगा उनको कि जयवीर सिंह आ गए हैं लड़ने, तो निश्चित रूप से हम लोगों को कोई अन्याय, शोषण या गुंडे हम पर नहीं कर पाएगा। इसी भरोसे पर उन्होंने मैं समर्थन दिया। और ये समर्थन ही नहीं दिया, पोलिंग वाले दिन एक उन्हीं की बिरादरी की पोलिंग, जिस पर आप चर्चा करें, यादव बिरादरी, वहाँ गए, उन्होंने पूरे डंपिंग का प्रयास किया। उन्हीं के समाज के लोगों ने बहुत मारा, सब थोड़ा बिगाड़ दिया, पिटे भी, और चुनाव भी आ रहे। जयवीर सिंह को विधायक बनाया। आज प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में पार्टी की कृपा से काम कर रहे हैं। ये अंतर है। तो ये गढ़ भी हमने तोड़ा है और ये गढ़ भी हम ही तोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे बात की जयवीर सिंह जी से, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया, तो इनका भी ये मानना है कि ये जो समाजवादी पार्टी का गढ़ वो हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस बार ये किला पूरी तरीके से ध्वस्त होगा और इस बार बीजेपी यहाँ पर विजयी पताका फहराने में सफल होगा। फिलहाल इस पूरे खबर को लेकर के, इस पूरे इंटरव्यू को लेकर के आपका क्या ख्याल है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।